Jai Hind to all of you. You're most welcome in this live session. This is Mintu sir. Today we have to study summary, most VBI summary for class 12th. आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th के जो एग्जाम में इस बार आने वाले हैं समरी। तो मात्र 6 समरी बताया जाएगा। हमारे इंग्लिश का जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा चैप्टर है और हर बार पूछा जाता है समरी जो होता है 5 नंबर का होता है। 5 नंबर प्रोज के समरी से और 5 नंबर जो है पोएट्री के। तो टोटल मिलाकर के कितने नंबर हो गए? 10 नंबर का समरी पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पूरा याद भी नहीं कर सकते, इसीलिए मात्र 6 समरी याद करना है, 3 प्रोज में से और 3 जो है हमारा पोएट्री में से। इसी में से आएगा एक 100%, इसकी गारंटी है। गुड इवनिंग सूरज कुमार, बबलू कुमार, बाबू सराफ। चलिए, मोस्ट वीवीआई समरी फॉर 2024 एग्जाम क्लास 12th पोएट्री से। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह समरी कहां से है? तो पोएट्री से है। पोएट्री क्या होता है? तो हमारे जो किताब है उसमें पोएट्री का सेक्शन भी है, जिसमें से एक जो है हमारा मैकाविटी द मैस्ट्री कैट। मैकाविटी द मैस्ट्री कैट जो है ये क्या है? हमारा मोस्ट वीवीआई है यह। और ये जितने भी समरी हैं बहुत ही क्या किया गया है? सिंपल किया गया है, आप लोगों के शब्दों में किया गया है। ये ज्यादा भास्ट नहीं है, बहुत चीजें यानी लगभग 50% जो है सब में कॉमन है। एक याद कीजिए और 5 अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैकाविटी द मैस्ट्री कैट ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम। तो मैकाविटी द मैस्ट्री कैट इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। हम लोग जब भी समरी लिखते हैं तो सबसे पहले समरी का नाम होता है, उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। एग्जाम में भी जब आप लोग लिखेंगे समरी को तो समरी का जो जिस भी चैप्टर का पूछा जाए उसका नाम और उसको रखना किसमें है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है जिसके द्वारा वो लिखा गया है एक सेंटेंस, आप यहां से लेकर के यहां तक हमारा खत्म हुआ। मैकाविटी द मैस्ट्री कैट इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट साहब के द्वारा लिखा गया है। अब इतना लिखने के बाद में ही वॉज बॉर्न इन 1888, उनका जन्म जो है 1888 में हुआ था, एंड डायड इन 1965, और उनकी जो मृत्यु है कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ही वॉज एन अमेरिकन इंग्लिश पोएट, वह एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट है। अब देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, मैकाविटी द मैस्ट्री कैट इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। ही वाज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। ही वाज एन अमेरिकन इंग्लिश पोएट। हमने देखा, आप केवल इतना इतना आप सबको याद हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। एक तो आपको चैप्टर का नाम लिखा आपने, किसके द्वारा ये पोएम लिखा गया है ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ आपका जब एग्जाम वाला जो पेपर मिलेगा उसमें 2 लाइन चला जाएगा। अब यहां से लेकर यहां 2 लाइन, तो 4 लाइन तो मात्र इतना ही में मिल गया आपको, और इतना में कुछ करना भी नहीं पड़ा। आपने क्या किया? केवल चैप्टर का नाम जो ऑलरेडी वहां पे दिया रहेगा, राइटर का नाम आपको याद ही है, राइटर के नाम तो भूलने वाले हैं नहीं, टी.एस. इलियट। उनका जन्म डेट और मरण डेट पूरा बता ही दिया गया है, और वो कहां से बिलोंग करते हैं ये आ गया। तो हमारा मात्र 3 चीज याद करने से हमारा क्या हो जा रहा है? पूरा लिख ले रहे हैं हम लोग 4 लाइन। ये 2 लाइन में है तो आपके कॉपी में 4 लाइन जाएगा, 4 से 5 लाइन में जाएगा, तो 5 लाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस पोएम में चर्चा क्या होती है। इन दिस पोएम, चलिए अगली स्लाइड में इसको कर लेते हैं। इन दिस पोएम यानी इस पोएम में क्या हो गया हमारा? इसका मीनिंग, इस पोएम में ही टेल्स अबाउट अ कैट मैकाविटी। देखिए कितना सिंपल सा लाइन हमने बनाया है, ही टेल्स अबाउट अ कैट मैकाविटी, यानी इस कविता में वह एक कैट है, एक बिल्ली है मैकाविटी, उसके बारे में बताते हैं। द पोएट लाइक्ड द कैट वेरी मच,
देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, जो कवि हैं बिल्ली को बहुत ज्यादा चाहते थे। द पोएट लाइक्ड द कैट वेरी मच। शी हैड द पावर ऑफ लेविटेशन। शी हैड द पावर ऑफ लेविटेशन, क्योंकि उनके पास क्या है, एक अद्भुत कला है, क्या करने की, सबूत मिटाने की। तो किसके पास है, सी मतलब बिल्ली के पास, लेविटेशन मतलब होता है सबूत मिटाना। सी डिड नॉट लीव एनी क्लू आफ्टर क्राइम। क्राइम करने के बाद में वह एक भी क्लू नहीं छोड़ती है, मतलब एक भी निशान नहीं छोड़ती है जिससे कि कोई क्या करे, उसको पकड़ सके। सो द पोएट कॉल्ड मैकेविटी टू अ शार्प क्रिमिनल। इसीलिए कवि ने मैकेविटी को कहा है एक शार्प क्रिमिनल। शार्प मतलब होता है बुद्धिमान, तेज, और क्रिमिनल मतलब तो जानते हैं अपराधी। द पोएट गेव लव एंड अफेक्शन टू मैकेविटी। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा लाइन है, द पोएट गेव लव एंड अफेक्शन टू मैकेविटी। कवि जो है मैकेविटी को प्यार और दुलार देते हैं। अफेक्शन मतलब स्नेह होता है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, एनिमल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट हमारा लिख लेंगे, एनिमल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। जो जानवर है इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त है। एनिमल हेल्प्स अस इन मेनी वेज। इसको कौन नहीं जानता, एनिमल हेल्प्स अस इन मेनी वेज। ये सिंपल सा सेंटेंस बना करके आपका समरी कंप्लीट किया गया है कि एनिमल जो है हमारी मदद बहुत तरीकों से करते हैं। वी गेट, हम लोग पाते हैं, मेनी थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ एनिमल। हम लोग जानवरों की सहायता से, पशुओं की सहायता से बहुत कुछ पाते हैं। अब देखिए नीचे वाला, ये वाला लाइन जो है सब में कॉमन रहेगा। ये वाला जो लाइन है ये सब में कॉमन रहेगा। तो 4 लाइन आपका ऊपर से मिल गया, 4 लाइन आपका नीचे, यानी 8 लाइन आपको इसी तरह कंप्लीट हो गया। एक का याद करेंगे और बाकी पांचों के क्या हो जाएंगे, 8 लाइन आपको याद हो जाएंगे। रही बात बीच में, तो बीच में भी बहुत सिंपल, इससे सिंपल नहीं किया जा सकता है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे सारी सेंटेंस आपको दिमाग में आ जाएगी। अब ये जो है ना, एट लास्ट द वर्ड यूज्ड बाय पोएट इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल। एट लास्ट यानी अंततः, जो वर्ड कवि द्वारा यूज किया गया है बहुत ही साधारण और बढ़िया है। सुटेबल मतलब क्या होता है, बढ़िया होना, उपयुक्त होना। द आइडिया ऑफ पोएट इज एप्रिसिएबल। एप्रिसिएबल मतलब होता है प्रशंसनीय। उन्होंने जो भी ये लिखा है, उन्होंने जो कविता, ये बिल्ली के ऊपर जो कौन सा था, मैकेविटी, उसके ऊपर जो लिखा गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय आइडिया है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, द आइडिया ऑफ पोएट इज एप्रिसिएबल। पोएट सेज दैट एनिमल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। इसी में से लाइन हमने एक डाल दिया, एक लाइन याद किया, नीचे वाला भी याद हो गया आपको कि पोएट सेज दैट, यानी कवि कहते हैं कि एनिमल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन। जो जानवर है वो इंसान के क्या है, सबसे अच्छे दोस्त है। तो हमारा कंप्लीट हो गया मैकेविटी द मैस्ट्री कैट। मात्र 5 नंबर का है और 5 नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन सब क्या था, एकदम कॉमन था। बीच में आपको कुछ देखना है चैप्टर के बारे में, तो हमने बहुत ही सिंपल लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए सोल्जर, ये क्या है हमारा, सोल्जर है। अब जो है सोल्जर, ये जो सेकेंड है आपका वीवीआई में वो है सोल्जर। अब सोल्जर को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपका सेकेंड जो है पोएट्री सेक्शन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ये 3 में से ही कोई एक आएंगे। सोल्जर क्या है, सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्रूक। आपको कोई भी समरी लिख रहे हैं, किसी भी चैप्टर का लिख रहे हैं, चाहे प्रोज से हो या पोएट्री से हो, आपको लिखना यही लाइन है, चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और किसके द्वारा लिखा गया है। तो एक लाइन तो हमारा यहीं से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। जो सोल्जर है हमारा एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाली कविता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1887।
जैसे ही ये लाइन कंप्लीट कीजिएगा, उनके जन्म और मरण वाला लाइन एक सेंटेंस बना दीजिएगा, वो आपके 2 लाइन में चला जाएगा। तो क्या हो गया, ही वॉज बॉर्न इन 1887, 1887 में उनका जन्म हुआ है, एंड डाइड इन 1915, यानी 1915 में उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अब जन्म और मरण लिखने के बाद में आपको तीसरा सेंटेंस क्या बनाना है, तीसरा सेंटेंस बनाना है वो कहां से बिलोंग करते हैं। ही वॉज अ ब्रिटिश इंग्लिश पोएट, तो ये क्या है, एक ब्रिटिश इंग्लिश पोएट है, बस। अब जो है चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में आखिर क्या क्या लिखा गया है, तो फिर शुरू करना कैसे है, तो इन दिस प्रेजेंट पोएम, पोएम है तो हमने इन दिस प्रेजेंट पोएम लिखा। सब में आपको यही सेम जो है ना, एक उसको बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर होना, उसी स्ट्रक्चर पे पूरा को बनाया गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम अकॉर्डिंग टू रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक के अनुसार, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि सोल्जर सर्व्स आवर कंट्री, जो अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूपर्ट ब्रुक, यहां पे तो आपको याद करना नहीं, यहां पे आपको याद कौन कौन पूछेगा, ये आपको 6 रट के जाना है, इसी में से आएंगे। सर हिंदी में सारांश बता दीजिएगा, चलिए इसका हिंदी लिखवा के भी भेजवा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूपर्ट ब्रुक, ही सेज दैट सोल्जर सर्व्स आवर कंट्री, रूपर्ट ब्रुक के अनुसार वह कहते हैं कि सोल्जर जो है, यानी जो सैनिक होता है, हमारे देश की क्या करता है, सेवा करता है। ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनेमी, इतना छोटा सेंटेंस समरी में, ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनेमी, वह हमें दुश्मनों से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट, सोल्जर इज लाइक अ पिलर फॉर नेशन, सोल्जर इज लाइक अ पिलर फॉर नेशन, जिस प्रकार से हमारे घर में पिलर होते हैं घर को मजबूत करने के लिए, उसी प्रकार से जो सोल्जर है यानी जो सैनिक होते हैं, एक राष्ट्र के लिए क्या होते हैं, एक पिलर होते हैं, यानी स्तंभ होते हैं, मजबूत स्तंभ, जिसपे हमारा देश टिका हुआ रहता है। सोल्जर मेक्स अ कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है, सोल्जर मेक्स, सोल्जर यानी सैनिक बनाता है एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, यानी मजबूत और शक्तिशाली। सोल्जर कैन डू एनीथिंग फॉर नेशन, सोल्जर राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता है। सोल्जर वांट्स टू डाई और लिव फॉर कंट्री, सोल्जर जो है मरना भी देश के लिए चाहते हैं और जीते भी हैं, तो किसके लिए, तो देश के लिए जीते हैं। ही सेज दैट आवर इंग्लैंड इज आवर मदर, वो कहते हैं कि जो हमारी इंग्लैंड है वह हमारी क्या है, मां है। नेक्स्ट, एट लास्ट, अब देखिए ये वाला लाइन आपको सब में कॉमन मिलेगा, हिंदी का भी बताते हैं, अभी बताते हैं, पहले इसको कर लीजिए कंप्लीट। एट लास्ट यानी अंत में, द वर्ड यूज्ड बाय पोएट इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल, अंत में जो शब्द यूज किया गया है पोएट में, हम लोग अंत में कहना चाहते हैं कि जो पोएट ने जो शब्द का यूज किया है वो बहुत ही साधारण और क्या है, उपयुक्त है, यानी सुटेबल है। द आइडिया ऑफ पोएट इज एप्रिसिएबल, ये आपको लाइन याद ही हो जाएगा यहीं पे, कि जो था ना पोएट का आइडिया बहुत ही प्रशंसनीय है। दिस पोएम शोज, यह पोएम दर्शाता है, दैट कि हाउ अ सोल्जर फुल ऑफ पैट्रियोटिक, जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारे, हर हमेशा इतने देशभक्ति का जुनून उनमें कैसे आता है, वही क्या करता है, हमें कविता समझाता है। यहाँ पे सोल्जर भी हमारा खत्म हुआ। अब तीसरा जो हमारा समरी है उस पे चलते हैं। जो थर्ड नंबर जो हमारा समरी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ये भी पूछा जा सकता है, यानी यही 3 है, एक हमारा हो गया पहला मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, द सोल्जर, और ये हमारा जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यही 3 में से एक आएंगे। तो आपको तीनों लेकिन याद कर लेना है, पूरा रट जाना है एक लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये 5 नंबर का है। अब देखिए फिर से वही वाली कहानी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, हमने नाम लिख दिया, एक लाइन हमारा नामे लिखने से बन गया। इज अ मेटाफिजिकल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डन, देखिए अब ये तो ये जो है मेटाफिजिकल पोएम है, तो मेटाफिजिकल पोएम हमने लिख दिया, पीछे वाला पैट्रियोटिक था तो पैट्रियोटिक लिख दिया। तो इज अ मेटाफिजिकल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डन, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा
लिखा गया है, उनके द्वारा कंपोज किया गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1572, 1572 में क्या हुआ है, उनका जन्म हुआ है। एंड डाइड इन 1631, 1631 में इनकी मृत्यु हुई है। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए, वह इंग्लैंड से बिलोंग करते, तो हमने क्या एक सेंटेंस बना दिया कि ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ इंग्लैंड, या ये भी लिख सकते थे कि ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में, इस प्रेजेंट पोएम में जो हमारे चैप्टर में है, पोएट लव्ड हिज बिलव्ड वेरी मच। पोएट यानी कवि, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, तो कवि अपने प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट की लव इज गिफ्ट ऑफ गॉड, जो प्यार है ना, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार है। लव इज ब्लाइंड एंड प्राइजलेस, प्यार जो होता है अंधा होता है, अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, द मैन इज ट्रेवलर एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज। कवि के अनुसार कहते हैं कि एक जो इंसान है, इंसान एक ट्रेवलर है। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, और उसके लिए जो ये पूरी दुनिया है एक स्टेज की भांति है। देयर आर टू बैंक्स इन मैंस लाइफ, इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्या आ गया? यहाँ पे ठीक है, द मैन इज ट्रेवलर एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये जो मनुष्य होता है वो क्या है, एक यात्री है, और ये पूरी दुनिया उसके लिए क्या है, स्टेज है। देयर आर टू बैंक्स इन मैंस लाइफ, जोआ एंड सॉरो। ठीक है, तो पूरी यहाँ पे वो बताते हैं कवि कि देयर आर टू बैंक्स, मनुष्य के जीवन के दो किनारे हैं, एक है सुखी वाला यानी जॉय, और एक है सौरो यानी दुख वाला पार्ट। तो इंसान के जो जीवन में है, दो तरह की घटनाएं होती है, कभी वह खुश रहता है तो कभी वह दुखी होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला लाइन तो सब में आपको कॉमन रखना है कि एट लास्ट, इसमें भी कॉमन मिलेगा आपको। एट लास्ट द वर्ड यूज्ड बाय पोएट इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल, द आइडिया ऑफ पोएट इज एप्रिसिएबल। ये तो बदलना ही नहीं है, ये थोड़ा बदलता है क्योंकि अब ये जिसके बारे में है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। द पोएट सेज दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे, कवि कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, कभी नहीं बिछड़ते। ठीक है, तो सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते हैं। ये जो है हमारा पोएट्री सेक्शन का हमारा कंप्लीट हुआ। तीन जो है, मैकाविटी, सोल्जर और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गई, तीनों के तीनों मतलब याद कर लेना है। 100% एक भी लेटर गड़बड़ नहीं चाहिए, ग्रामेटिकल एरर भी उसमें नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग एरर भी नहीं आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं प्रोज की तरफ। चलिए, तो अब हमको चलना है प्रोज सेक्शन की तरफ। जो कहानी वाला पार्ट है अब उसको बनाना है। अब इसका समरी कौन कौन इंपोर्टेंट है, तो हमारा जो फर्स्ट समरी है वो है हमारा आई हैव अ ड्रीम। क्या है हमारा, आई हैव अ ड्रीम। यह जो है हमारा पहला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है समरी। तो आई हैव अ ड्रीम का देखते हैं, फिर सेम वही बनाने वाले हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, यह एक स्पीच है, तो हमने क्या लिख दिया, स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है
जो दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। वह He was born in 1929 and assassinated in 1968. वो मरे नहीं थे, उनको मारा गया था, यानी असैसिनेट किया गया था। तो हम दो बातें याद रख लिए कि यह जो हमारा स्पीच है इनके मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। उनका जन्म 1929 में हुआ है और उनको 1968 में क्या किया गया है, हत्या की गई है। He was an American activist. अब देखिए वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, तो हमने क्या लिख दिया, ही वॉज एन अमेरिकन एक्टिविस्ट। अब उनको एक प्राइज भी मिला हुआ था, तो ही वॉज ऑल्सो गॉट नोबल पीस प्राइज इन 1964। इतना लिख दिए। शुरू में इतना देखेगा ना, जो चेक करने वाला है कॉपी समझ जाएगा कि बच्चा जो है बिल्कुल अच्छे से लिखा है, अच्छे से पढ़ा है, उसको पता चल जाएगा इतना देखते ही कि एकदम जो है सिस्टमेटिक वे में इसने लिखा है। आगे नहीं भी देखेगा सही कर लेगा, हाँ बस ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। चलिए अब फिर से, दिस स्पीच इज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी 1963। यह स्पीच है दिया गया है ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल। तो लिंकन मेमोरियल जो हॉल है उसके सीढ़ियों पर, इन वाशिंगटन, जो कहां पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। अब कब दिया गया है, तो इन 1963 में दिया गया है। ऑन द ओकेजन, यह ओकेजन पेज, ठीक है, पेज करता है, ठीक है, ट्रिब्यूट टू अब्राहम लिंकन। यह ओकेजन किसको श्रद्धांजलि दे रहा है, ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, तो किसको, अब्राहम लिंकन साहब को। हु साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लोमेशन, ठीक है, प्रोक्लमेशन, उन्होंने साइन किया था किस पे, तो इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, प्रोक्लेमेशन मतलब होता है प्रस्तावना पत्र, तो उन्होंने साइन किया था मुक्ति प्रस्तावना पत्र पे। इट जनरेटेड लाइट ऑफ होप एमोंग द नेग्रोज, नेग्रोज स्लेव्स। अब जब साइन हुआ था तो नेग्रो जो स्लेव्स थे, जो दास थे, काले लोग वहां अमेरिका के, उनको लगा था कि उनका देश अब आजाद होने, मतलब जो है उन लोगों को क्या मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, उनके साथ जो भेदभाव होता है वह नहीं होगा, ऐसा उन लोगों को प्रतीत हुआ था। Who were no better than beast, उनको जानवरों से भी, मतलब जानवरों से अच्छा नहीं समझा जाता था, उनको जानवरों के जैसा ट्रीट किया जाता था वहां पे काले लोगों को अमेरिका में। द स्पीकर पॉइंट्स आउट, अब स्पीकर कौन है, तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। वो बताते हैं दैट ऑल्दो, हालांकि 1 सेंचुरी हैज पास्ड, पूरा 1 सेंचुरी निकल गया, यानी 100 बरस बीत चुके हैं, ठीक है। इतना फिर नीचे देखते हैं आगे। कहते हैं क्या कि 1 सेंचुरी हैज पास्ड बाय 8, अब फिर भी यानी अभी तक, नेग्रोज आर फेसिंग सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक फिर भी जो नेग्रोज हैं, जो काले लोग हैं अमेरिका के, वो क्या फेस कर रहे हैं, सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन मतलब होता है अलगाववादी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ। दे आर लैंग्विशिंग इन पुअर्टी टू, और वो भी परे रहे, यानी परे रहना, लैंग्विशिंग मतलब क्या होता है, परे रहना यानी सुस्त, कोई भी क्या होना, उसमें बदलाव नहीं आना। वो आज भी, पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है, अभी भी उनकी दशा जो है नहीं बदली है। फिर अब पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, किंग जूनियर देन टॉक्स ऑफ हिज ड्रीम। अब जो किंग जूनियर है वो फिर बात करते हैं अपने सपनों के बारे में, दैट कि ही इज विजुअलाइजिंग, उस सपनों के बारे में जिसको वो हमेशा क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। ही इज प्रीटी श्योर दैट हिज ड्रीम दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल विल बी रियलाइज्ड। वो कहते हैं क्या, ही इज प्रीटी श्योर, वो बिल्कुल अपने तरफ से श्योर है 100% कि उनका सपना कि सारे लोग, यानी ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सारे लोग जो है ना, काले और गोरे लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। वह क्या करते हैं, रियलाइज, यानी कहते हैं ये हकीकत में भी होने वाली है जो उनका सपना है। ही ऑल्सो ड्रीम्स, ही ऑल्सो ड्रीम्स
that spots of injustice like Mississippi, Alabama, etc. वो कहते हैं क्या कि जिस प्रकार से ही ऑल्सो ड्रीम्स, वो फिर ये भी सपना देखते हैं। स्पॉट्स मतलब होना है केंद्र हो जाना, ठीक है। जिस प्रकार से मिसिसिपी, अल्बामा जो है अन्याय का केंद्र बना हुआ है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ये जो शहर है मिसिसिपी और अल्बामा, जहां पे गोरे काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है, यह बदलेगी और एक दिन यही किसका केंद्र बनेगी, तो न्याय और आजादी का केंद्र बनने वाली है। यही उनका सपना है। एट लास्ट कॉमन, यहां से क्या आएगा हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। एट लास्ट द वर्ड यूज्ड बाय स्पीकर, अब देखिए यहाँ पे पोएट नहीं है, क्या है, एक स्पीकर है, भाषण देने वाला है, इसलिए हमने स्पीकर लिखा। इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल, द आइडिया ऑफ स्पीकर, फिर हमने क्या चेंज कर दिया, स्पीकर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। द आइडिया ऑफ स्पीकर इज एप्रिसिएबल, जो आइडिया है स्पीकर का बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएबल है। स्पीकर सेज दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है जो चमड़े के कलर के अनुसार भेदभाव होता है, उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मस्ट बी इंड इन अमेरिका। अब वो लास्ट में कहते हैं, इस चैप्टर में क्या था टोटल, कि वो चाहते थे कि जो चमड़े के अनुसार जो गोरे और काले में भेदभाव होता है अमेरिका में, वह क्या हो, समाप्त हो जाए। तो ये हमारा आई हैव अ ड्रीम का समरी भी कंप्लीट हुआ। इसका समरी थोड़ा बड़ा है, इसको शॉर्ट करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी शॉर्ट किया गया है। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। अब जो है द आर्टिस्ट सिगा नोया, ये देख लेते हैं। ये जो है सेकेंड VBI है, किससे, तो प्रोज सेक्शन से। पोएट्री सेक्शन से 3 हो गया हमारा, प्रोज सेक्शन से फर्स्ट हो गया, सेकेंड है। द आर्टिस्ट, इसको किस में रखना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। द आर्टिस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगा नोया। देख रहे हैं ना, सबका लाइन शुरू वाला वही बनाना है, क्योंकि एक पैटर्न होता है समरी लिखने का, और उस पैटर्न पे आप लिखेंगे तो आपका समरी गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ग्रामेटिकल एरर वहां नहीं करना है, तो आपको ग्रामेटिकल एरर अब होने वाला भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मिल चुका है आपको। चलिए, तो द आर्टिस्ट इज ए वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगा नोया। बहुत ही सुंदर क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, और किनके द्वारा लिखा गया है, तो सिगा नोया जी के द्वारा लिखा गया है। ही वाज, अब देखिए फिर से क्या लिखना है, जन्म और मृत्यु। तो ही वाज बोर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971। उनका जन्म जो है 1883 में हुआ है, और मृत्यु कब हुई है, तो 1971 में। ही बिलोंग्स टू जापान, वह जापान के थे, तो हमने क्या बना दिया, ही बिलोंग्स टू जापान। चलिए, इन दिस स्टोरी, सब में लिखना है कि हाँ इन दिस स्टोरी क्या हुआ है। द राइटर डिस्क्राइब्स, जो राइटर है वो वर्णित करते हैं, क्या करते हैं, कहानी को। हाउ अ 12-year-old बॉयज टैलेंट, हाउ अ 12-year-old बॉयज टैलेंट इज डैमेज्ड, कि कैसे एक 12 साल का जो बच्चा है उसके टैलेंट को क्या किया जाता है, तो कुचल दिया जाता है, यानी बर्बाद कर दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। उसका नाम जो है सीबी है। अब देखिए एक लाइन ये बनाना है, सीबी वाज 12 years old, ये एस हटा दीजिएगा, एस नहीं लगेगा यहाँ। अब देखिए सीबी कितने साल का है, तो 12 साल का है, ठीक है। ही रीड इन प्राइमरी स्कूल, वह किस में पढ़ता है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास, यानी क्लास के बाद, ही वांडर्ड, वांडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, मस्ती करना, तो ही वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। जैसे ही स्कूल खत्म होती थी उसके बाद वो कहाँ जाता था, पूरे शहर में घूमता था, किसकी तलाश में, तो गॉड्स की तलाश में, ठीक है। गॉड्स जो है उसका बहुत ही फेवरेट फ्रूट था, उस पे वो कलर वगैरह करता था, कुछ बनाता था वो। इन द इवनिंग, दिन में घूमा, पहले उस स्कूल गया, स्कूल के बाद में वो क्या किया, पूरा स्कूल खत्म होने के बाद में घूमा, शाम को बैठता था। ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, वह लिविंग रूम के कॉर्नर में जाकर बैठ जाता। एंड स्टार्ट वर्किंग, और अपना काम शुरू कर देता, किस पे, हिज एक्वायर्ड गॉड, जो उन्होंने दिन में घूम करके जो गॉड की तलाश की होती है, उसको जो भी गॉड मिला होता उस पे वो अपना क्या करता, काम शुरू कर देता। ही मेड अ नीट होल, वह बहुत ही पतला बढ़िया सा उसमें पहले छेद करता। एट द टॉप, और कहां पे छेद करता था, तो टॉप पॉइंट पे। एंड एक्सट्रैक्टेड द सीड्स,
और उसमें से सारे बीजों को वह निकाल लेता था। वंस, एक बार की बात है, हिज क्लास टीचर कॉट सीबी वर्किंग और गॉड इन द क्लासरूम। एक बार की बात है, उसका क्लास टीचर पकड़ा किसको, सीबी को, वर्किंग ऑन गॉड यानी काम करते हुए, किस पे, तो गॉड के साथ, ठीक है, यानी गॉड उसका जो फेवरेट फ्रूट था उस पे। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या कर रहा था, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था और वो गॉड पे काम कर रहा था। तो ही कंप्लेन, जो क्लास टीचर है उन्होंने कंप्लेन किया किससे, हिज पेरेंट्स से, उसके माता पिता से कंप्लेन कर दिए। देन हिज फादर बिकेम एंग्री, उसके पिताजी क्या हो गए, गुस्से आ गए, मतलब गुस्सा हो गए। एंड बीटन ही, और जो सीबी है उसको बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। ही डैमेज्ड हिज ऑल गॉड्स, और सीबी जो है जितना भी गॉड इकट्ठा किया हुआ था, उस पर जो काम किया हुआ था बढ़िया से, सबको क्या किया उन्होंने, तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये वाला लाइन सब में कॉमन रहने वाली है, इसमें भी वही सेम है कॉमन। At last, the word used by writer is very simple and suitable. The idea of writer, यहाँ पे क्या है, अब एक राइटर आ गया, पोएट नहीं है, तो राइटर इज एप्रिसिएबल। द राइटर सेज दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विदाउट जजिंग, यानी बिना जज किए हुए हमें किसी भी चीज को क्या करना चाहिए, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले उस मामले की अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए, तब जाके हमें उसमें क्या करना चाहिए, दखल अंदाजी करनी चाहिए। अब हम, ये जो हमारा जो थर्ड है प्रोज सेक्शन से, वह है भारत इज माई होम। जो प्रोज सेक्शन से जो थर्ड है वो क्या है हमारा, भारत इज माई होम। तो ये हो गया हमारा भारत इज माई होम। अब भारत इज माई होम में क्या है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच, यह भी एक स्पीच है, तो हमको लिखना पड़ता है स्पीच है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। फिर उनका जन्म मरण लिखना है। ही वाज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। उनका जन्म जो है 1897 का हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 को हुई थी। ही बिलोंग्स टू भारत, वो कहां से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। इन दिस स्पीच, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। इस स्पीच में वह क्या करते हैं, प्लेज मतलब होता है कसम लेना, वादा करना, ठीक है, कि वो सर्व करेंगे किसकी, तो भारत के कल्चर की। ही फील्स वेरी जॉय एंड हैप्पीनेस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के राष्ट्रपति बन करके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं और खुशी महसूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुसैन, हुसैन के अनुसार भारत इज अ होम एंड हर पीपुल आर द मेंबर ऑफ द होम। अब हुसैन के अनुसार भारत एक घर है और यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो क्या है, उस घर के मेंबर हैं। हो गया। ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इंडिया स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। वो फिर से अपने आप से कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि वो काम करेंगे भारत के ताकत के लिए और उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके जो है क्या करने के लिए, प्रगति के लिए। अब देखिए जो लास्ट वाला लाइन है इस सब में कॉमन है, फिर इसमें लास्ट पैराग्राफ कॉमन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये वाला लाइन सब में कॉमन है, नीचे वाला, ऊपर वाला भी। एट लास्ट द वर्ड यूज बाई राइटर, यहाँ पे क्या है, एक राइटर है तो हमने क्या लिखा, राइटर। एट लास्ट द वर्ड यूज बाई राइटर, राइटर इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल। हम अंत में हम कह सकते हैं कि जो राइटर है उन्होंने बहुत ही सुंदर और साधारण शब्दों का क्या किया है, यूज किया है। द आइडिया ऑफ राइटर इज एप्रिसिएबल। ये जो राइटर है या स्पीकर है, इनका आइडिया क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। द राइटर सेज दैट ही शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग विदाउट जजिंग इट। अच्छा सॉरी, ये तो है ना सेम कॉपी हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसको काट करके लिख लीजिएगा। द राइटर सेज दैट we should be
वर्क we should be work hard we should be work hard to progress of इंडिया। ये हमारा लिख लीजिएगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, आप पूछ रहे सर एक्सक्लामेशन कब करवाइएगा, तो कल जो है आपका समरी का आज कंप्लीट हो गया। अब समरी में आपको 6 समरी मिल चुके हैं। ये जो है ना सेम पीडीएफ चला जाएगा, इसको निकलवा लीजिए आप लोग। और क्या करना है, लाइन बाय लाइन आपको लिखने आ जाना चाहिए। इसका हिंदी भी हम भिजवा देंगे। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो कल हम लोग इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन ही करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो समरी है, समरी में नीचे वाला लाइन लगभग सबका सेम है। ये 4 लाइन आपका अपने आप एग्जाम में एक याद करेंगे तो कोई भी समरी आएगा तो लिख लेंगे 4 लाइन। ऊपर वाला लाइन देखेंगे, ऊपर वाला लाइन, तो ऊपर वाला लाइन में पहले आपको समरी लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो जिसके द्वारा लिखा गया उसको लिख दीजिए, उनका जन्म डेट, मृत्यु डेट, और वो कहां से बिलोंग करते हैं वो लिख दिया। और बीच में जो है थोड़ा सा लिख देते हैं चैप्टर के बारे में। और लास्ट में आपको यही यूज कर लेना, एट लास्ट वर्ड इज बाय पोएट इज वेरी सिंपल एंड सुटेबल। आपका क्या हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा हमारा, क्या एक पूरा सा समरी तैयार हो जाएगा। और आपको पूरा 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका राइटिंग सही है तो एक भी नंबर जो है नहीं काटा जाएगा, अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो आप लोग आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और इस 6 को, ये जितना जो है ना ऊपर से जो 6 है, इसको पूरा जो है रट जाइए। ज्यादा नहीं है, मात्र 6 है। और 6 आपको याद करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब में बहुत सारी चीजें कॉमन है और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कल जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। कल क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक। कल जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। Here we have finished our class. Nice meeting you. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Good night to all of you. हाँ, हिंदी का समरी भी मिल जाएगा कल। इंग्लिश का ले लीजिए, उसको हिंदी का मिल जाएगा।